देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 बाकी था, इलास्ट्रेशन 1 एंड 2 ये करवा देते हैं, फिर एक नया टॉपिक जो है वो करवाएंगे जो कि लिमिटिंग फैक्टर का है। ठीक है, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का ही है, बट लिमिटिंग फैक्टर अगर होता है तो क्या क्या होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस है दो, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 13 था वो करवाएंगे। अच्छा पहले इलास्ट्रेशन 1 देख लेते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 1 में क्या दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग मैम। देखो क्या बोल रहा है, मैक्सवेल लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए सिंगल प्रोडक्ट बूस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम है बूस्ट। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू बूस्ट फॉर द पीरियड 2017-18। तो ये कुछ फिगर्स दे रखा है जो बूस्ट प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, एक्टिविटी लेवल 50%, अगर एक्टिविटी लेवल यूज होगा तो सेल्स एंड प्रोडक्शन 400 यूनिट होता है, 100% पे 800 यूनिट होता है, मतलब डबल है। ठीक है, 50 पे 400 तो 100 पे 800 ही होगा। सेल्स 8 लाख, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है बता सकते हो? अगर सेलिंग 8 लाख दिख रहा है, 400 यूनिट तो बता ही रखा है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना करके एट द रेट ऑफ 2000। 2000। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल है फिक्स्ड है, वेरिएबल भी हम लोग निकाल सकते हैं कितना करके, एट द रेट ऑफ, डिवाइड कर दो, कितने यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा? 800। 800। 400 यूनिट। हाँ 400, और इसमें करेंगे तो 800, दोनों में सेम आएगा कि अलग आएगा? सेम ही आएगा, वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट तो सेम होता है यस। ना। फिक्स्ड कॉस्ट 1,60,000 1,60,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये मतलब दो अलग अलग नहीं है। 50% लेवल अप्लाई करो तब भी 1,60,000, अगर 100% लेवल पे अप्लाई करेंगे तब भी 1,60,000 है, तभी तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल बता रखा है और यहाँ पर फिक्स्ड बता रखा है। वेरिएबल एट द रेट ऑफ कितना हो जाएगा? 400। 400 यस हो रहा मैम। है ना। अच्छा, और 400 इंटू 800 3,20,000। फिक्स्ड देखो 2,40,000, चाहे वो 50% हो चाहे 100% हो। नॉर्मल एक्टिविटी, द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट। नॉर्मली 800 यूनिट का काम हो रहा है, मतलब 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। फिक्स्ड कॉस्ट जो है पूरे साल में इतना ही रहेगा, चाहे हम लोग 50% एक्टिविटी लेवल पे पूरे साल काम करेंगे तब भी इतना ही रहेगा, अगर हम लोग 100% पे करेंगे तब भी उतना ही रहेगा। द एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर सेम एज बजटेड। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि बजटेड मतलब जो एज्यूम फिक्स्ड कॉस्ट है, जो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट है और जो एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट है वो दोनों सेम है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में बजटेड एक्चुअल में किसी भी तरह का डिफरेंसेस नहीं है। देयर आर नो स्टॉक ऑफ बूस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अच्छा, इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड एंड 160 यूनिट्स वेयर सोल्ड। तो क्वार्टर वाइज डिवाइड किया गया है, तो पूरे साल को अगर क्वार्टर वाइज डिवाइड करेंगे तो 3 क्वार्टर बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर का ही बता रखा है 220 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, बट सेल हुआ है 160 यूनिट। ये सब इंफॉर्मेशन के बाद हमें क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि व्हाट वुड बी द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड बाय बूस्ट इफ एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज फॉलोड। बोल रहा है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना एब्सॉर्ब होगा प्रोडक्ट में अगर हम लोग एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो। ठीक है, ये हमें बताने के लिए बोला है। सेकेंड क्वेश्चन है, what would be the under और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड। अंडर और ओवर रिकवरी कैसे पता चलेगा? बजटेड क्या था और एक्चुअल क्या था, ये तो हम लोग ओवरहेड में पढ़े हैं ना। बजटेड क्या था, एक्चुअल क्या था, इन दोनों के डिफरेंसेस से ही तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि ओवर एब्जॉर्प्शन था कि अंडर एब्जॉर्प्शन था। ठीक है, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट क्या है? व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से हम लोग का प्रॉफिट क्या है ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है।
ठीक है, तो हम लोग पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, जहां पर बोला है कि व्हाट वुड बी द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय बूस्ट। बूस्ट जो प्रोडक्ट है उसका फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कितना होगा, सॉरी फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब वही जो हम लोगों ने ओवरहेड में पढ़ा था, इसका मतलब बजटेड हमें देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, बजटेड के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि हमारा कितना फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट लग सकता है। तो क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन, पहला क्वेश्चन ए, वन क्वेश्चन का पहला आंसर ए के लिए देखो, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड कितना होगा। ये ओवरहेड और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है दोनों मिक्स्ड अप करके दिया हुआ है। तो पहले देखेंगे कि बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। तो देखो बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी क्यों ना हम लोग यूज करें, बजटेड फिक्स्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कितना है, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट है 1,60,000। तो पहले लिख लेते हैं बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 1,60,000। ठीक है, अच्छा अब हमें जो कैलकुलेट करने बोला है, बोल रहा है कि नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 800 यूनिट है। ठीक है, अगर 800 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो एक एक यूनिट पे कितना मतलब फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 800 यूनिट है टोटल, ठीक है, तो एक एक यूनिट पे कितना फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ये टोटल कितना हो गया 1,60,000 और 800 यूनिट नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी है, और 1,60,000 चाहे 800 करो चाहे 400 करो दोनों में तो सेम है, लेकिन नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या बोल रहा है 800, यानी 800 के ऊपर ही हमें कैलकुलेट करना चाहिए। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इवनली रहता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब नो इंक्रीज नो डिक्रीज। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट है सेम एज बजटेड बोला था। ठीक है, तो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोग इसीलिए 1,60,000 मानेंगे, जो एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हम लोग बजटेड आउटपुट निकालेंगे कि बजटेड आउटपुट कितना होगा। बजटेड आउटपुट, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 800 यूनिट्स, तो एब्जॉर्प्शन रेट कितना हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट कितना हो जाएगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये बजटेड आउटपुट जो है वो है 800 यूनिट, एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे, टोटल जो कॉस्ट है 1,60,000 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा, ये जो 1,60,000 है ये बजटेड आउटपुट के हिसाब से जो 800 यूनिट है नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से, तो हम लोग का बजटेड जो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट है वो कितना हो रहा है ₹200 पर यूनिट। ठीक है, ये हो गया ₹200 पर यूनिट। तो फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पर देखो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर जहां पर 220 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है और 160 यूनिट सेल हुआ है, वहां पर हमें पूछ रहा है कि अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना एब्जॉर्ब्ड होगा। तो बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया 1,60,000। क्यों 1,60,000 हुआ, क्योंकि जो एक्चुअल है वही बजटेड है। ठीक है, इसलिए बजटेड एक्चुअल 1,60,000 था तो बजटेड भी 1,60,000 होगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाल सकते हैं, ये नॉर्मली कितने यूनिट के लिए 800 यूनिट, क्योंकि नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 800 यूनिट होता है, तो ₹200 पर यूनिट। अब फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिर कॉस्ट कितना एब्जॉर्ब्ड होगा इस रेट के हिसाब से, बोलो कितना एब्जॉर्ब होगा इसके हिसाब से। 200 यूनिट के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में कितना यूनिट है 220, सेल भले ही 160 हो, अगर प्रोड्यूस 220 यूनिट हुआ है तो उस पे तो 220 यूनिट पे ही खर्चा लगा है। हम लोग 160 बेच पाए हैं, बाकी नहीं बेच पाए, यानी कुछ क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर 220 यूनिट बना है तो 220 यूनिट पे ही खर्चा लगा होगा, तो कितना होगा यहाँ पर 44,000। हाँ 44,000, 220 यूनिट एट द रेट ऑफ 200 करके ₹200, तो 44
1000, ठीक है। यही पूछा था, देखो यही पूछा था, व्हाट वुड बी द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड बाय बूस्ट इफ एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज फॉलोड। तो अगर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो होगा तो एब्सॉर्प्शन रेट के हिसाब से 44,000 का एब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। बस इतना ही पूछा था पॉइंट ए में। पॉइंट बी में क्या बोल रहा है कि अंडर या ओवर रिकवरी कितना हो रहा है। अंडर और ओवर recovery of overhead during the period। ठीक है। एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, हम लोग ओवर अंडर रिकवरी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली कितना हुआ और बजटेड कितना हुआ। बजटेड तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये बजटेड सारे डेटा के साथ 44,000 बजटेड एब्सॉर्ब। तो यहाँ पर लिखते हैं एब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। ये कितना है 44,000 जो बजटेड वाला है, और एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल में हो जाएगा ये देखो 1,60,000। और पूरे साल में अगर इवन लिया है और अगर हम लोग एक क्वार्टर का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहले क्वार्टर में फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगेगा, मतलब ये देखो पूरे साल में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1,60,000 ही हो रहा है, लेकिन ये बोल रहा है इवनली है, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं। मतलब अगर इवनली हम लोग बताएं, मतलब अगर इसको हम लोग क्वार्टर वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो 3 क्वार्टर में डिवाइड होगा, तो पहले क्वार्टर में जितना होगा दूसरे में भी उतना, और उसमें भी मतलब 4 होगा, सॉरी मतलब कोई भी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करने से तो उसे क्वार्टर बोलते हैं, मैंने 3 क्वार्टर बोल दिया। मतलब 3 मंथ्स होता है 4 क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर तो 4 होता है, ठीक है, 4 क्वार्टर होता है, तो चारों क्वार्टर में जो भी कॉस्ट होगा वो सेम होगा। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 4 करने से। तो कितना करके होगा 40,000 40,000 40,000 और 40,000, है ना। एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बोला है कि एक्चुअली कितना खर्चा होता है 1,60,000 जो है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर होता है, चाहे कुछ भी प्रोडक्शन हम लोग क्यों ना करें, 800 करें या फिर 400 करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बजटेड जो है वो तो आया 44,000, और एक्चुअली में कितना हो रहा है, हम लोग तो एक क्वार्टर का निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर जब जैसे ही 200 से किया ऑटोमेटिकली, सॉरी जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर 220 यूनिट ले लिया तो हम लोगों ने एक क्वार्टर का ही कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,60,000 इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो बोलो अंडर रिकवरी है कि ओवर रिकवरी है। हम लोगों ने सोचा था 44,000 होगा लेकिन हुआ सिर्फ 40,000, तो इसे अंडर ओवर रिकवरी बोलेंगे कि ओवर रिकवरी बोलेंगे। अंडर बोलेंगे ना मैम। अंडर नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर मैम बोलेंगे। फिक्स था 44, ओवर एक्चुअल में तो सिर्फ 40,000 हुआ ना, फिक्स्ड हम लोगों ने करके रखा था हाँ, तो 44,000। हम लोगों ने 44,000 सोचा था, तो हम लोग अगर ज्यादा सोचे हैं तो ओवर रिकवर करके रखे थे। यस कम कम अगर सोचते तो अंडर रिकवर होता ना। हमें तो इसके बेसिस पे सोचना पड़ेगा कि हमारा एजम्पशन क्या था। एजम्पशन था 44,000 लेकिन लगा 40,000, तो हम लोग ज्यादा सोच लिए थे। इसको क्या बोलते हैं, ओवर रिकवरी बोलते हैं, ठीक है। उल्टा होता है ना इसमें, ओवर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड बोलेंगे कि ओवर रिकवरी हुआ है। अच्छा, फिर पॉइंट सी में देखो, पॉइंट सी में बोल रहा है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे, ठीक है। तो सेल्स कितना हो जाएगा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं एक क्वार्टर के मतलब पूरा प्रॉफिट जो है वो एक क्वार्टर का निकाल रहे हैं। तो 160 यूनिट सेल हुआ है तो हमें यहाँ पर 160 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 220 तो नहीं ले सकते, सेल के केस में 220 नहीं ले सकेंगे ना, क्योंकि सेल तो 160 यूनिट हुआ है। और एट द रेट ऑफ कितना करके था सेलिंग प्राइस, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए थे 2,000 करके था, है ना। 400 यूनिट 8 लाख, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,000 करके था, ठीक है। तो 2,000 करके कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 3,20,000, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम लोग लेस करेंगे
वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि ये तो मार्जिनल कॉस्ट की तरह नहीं होता है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट में सारा कॉस्ट आ जाएगा, चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो। ये पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। वेरिएबल में क्या क्या है देखो। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, बोलो कितने यूनिट पे कितना लगेगा। यहाँ पर तो रेट हम लोगों ने निकाला था 800 करके हुआ था, है ना। 800 करके कितना लगना चाहिए, 800 इंटू 800 तो हम लोगों का रेट हो गया ₹800। और यूनिट कितना होगा, जैसे ये यूनिट है, ये रुपीस है। 128 यूनिट 160 होगा ना मैम? नहीं, 220 होगा। 160 क्यों होगा, 220 तो प्रोडक्शन हुआ है, उसमें से बिका है 160, तो सेल्स में 160 जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन तो 220 का किया है। तो यहाँ ये गलती हो सकता है, ये अगर हम लोग 160 कर देंगे तो पूरा मतलब कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 220 होगा, 1,76,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, तो एब्जॉर्ब्ड रेट जो है वो लगाना पड़ेगा। तो कितना यूनिट है, 220 यूनिट है, ठीक है। यूनिट तो 220 रहेगा। रेट क्या निकला था, बोलो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या निकला था। हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट ए में किया था ना, फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कितना निकला था, 200 यूनिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 यूनिट। तो कितना बनेगा, 44,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,76,000 प्लस 44,000, 2,20,000। 2,20,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आ जा रहा है हम लोगों का 2,20,000, ये लेस करने से 1,00,000, है ना, 1,00,000 आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्रोडक्शन के बाद यहाँ पर क्या होगा, अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक वगैरह है तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास और तो कोई कॉस्ट है नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ है तो ऐड कर देंगे, जो नहीं है देखो यहाँ पर बताया था क्वेश्चन में कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो नील है, कहीं पर एक तो बताया देयर वाज नो स्टॉक ऑफ बूस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट होता है ना, जब हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में तो एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर अलग अलग तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है, कैसे पता चलेगा, 220 यूनिट पे 160 बिका है तो क्लोजिंग स्टॉक है, इसीलिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक तो कुछ नहीं है, ब्लैंक। हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो बेच नहीं पाए, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 यूनिट। हाँ 60 यूनिट हो जाएगा। तो 60 यूनिट का वैल्यूएशन हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 220 यूनिट से डिवाइड करेंगे। खर्चा कितना है, 2,20,000। अभी तक कितना 1,000 खर्चा रुपए। किया, अच्छा ये मैंने माइनस बेकार में कर दिया, हाँ 1,000। ये माइनस करने का जरूरत नहीं है फिलहाल, क्यों, क्योंकि ये तो सेल्स है ना, ये हम लोग बाद में एक बार में ही कर देंगे। तो यहाँ पर अभी ऐसे रहने दो। 2,20,000 का खर्चा हुआ है, नहीं तो अभी हम 1,00,000 लिख देते, ये तो सेल्स है ना। 2,20,000 का खर्चा हुआ है 220 यूनिट बनाने के लिए अभी तक। और यहाँ पर 60 कितना हो रहा है एक बार देखो, 1,000 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 60,000। 60, हाँ तो 60,000, ठीक है, 60,000 हो जाएगा। अच्छा, अब ये लेस हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 40,000। गुड्स सोल्ड 40,000 होगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, 2,20,000, यहाँ पर तो 2,20,000 आ जाएगा ना, ये सेल्स है तो ये तो सेल्स का पार्ट है यहाँ पर, इसीलिए मैंने लाइन लगा दिया, इसीलिए मैंने माइनस किया था वो नहीं दिखाया। ये टोटल खर्चा है ना, अभी हम लोग खर्चे का कैलकुलेशन करें, ये सेल्स है, एक काम कर, 2,80,000 हो जाएगा मैम टोटल। हाँ इसका यहाँ पर कर देते हैं 2,20,000 माइनस 60, 1,60,000 नहीं होगा, यस मैम, ये माइनस। यस मैम। माइनस होगा ना। टोटल हम लोगों ने यस अभी मैम। तक 2,20,000 का खर्चा किया, जिसमें से 60,000 का नहीं बेच पाए, तो जो बेचे उसका कॉस्ट हो गया 1,60,000, ठीक है। अच्छा, अब ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, ज्यादा एब्जॉर्ब दिखा दिया था तो वो लेस कर देंगे, लेस एडजस्टमेंट, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इस 200 यूनिट पे है, 200 रुपीज पे है, ठीक है। ये उसी हिसाब से तो हम लोगों का 44,000 आया था ना, तो 4,000 का जो रिकवरी ओवर हुआ है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट फॉर ओवर एब्जॉर्प्शन,
एक्स्ट्रा दिखा दिया है, इस वजह से कॉस्ट ज्यादा दिख रहा है, कम कर देंगे 4000। दीदी टारगेट पेजটা দেখাও। हाँ ঠিক আছে। 4000 लेस कर दो, कितना आएगा? 4000 लेस करने से 1,60,000 से 4000 लेस करने से आ जाएगा 1,56,000। 1,56,000। ठीक है, अब नेक्स्ट खर्चा लगा देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स्ड, तो वेरिएबल कितना लगेगा? सेलिंग खर्चा लगाने के लिए कितना यूनिट लेना चाहिए, 160 या 220? मैम सेलिंग 160 लेंगे ना। हाँ 160, हमेशा 160, जितना सेल होता है उतने पे ही लेना चाहिए। और रेट कितना था, डिवाइड कर लो 400 से, ये 1,60,000 को 400 था रेट, है ना, तो 400 था, तो ये कितना हो जाएगा 64,000। ठीक है, और फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड जो है ये 2,40,000 है, या 2,40,000 ये ले लो, एक ही बात है। 2,40,000 अगर हम लोग लेते हैं, ये पूरे साल का है, हम लोग तो एक क्वार्टर का निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा 150। 60,000। 150 तो नहीं, 60,000 हो रहा है ना, 1/4। अच्छा अब हाँ माइनस मैम। कर, माइनस करो, सॉरी माइनस बोल रहे हैं, प्लस होगा ना टोटल। टू लैख 80,000। ठीक है, ये 2,80,000 टोटल हो गया। अब हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये 2,80,000 को अगर इधर लिख देते, एक काम करते हैं 2,80,000 को इधर लिख देते, क्योंकि देखो मैंने ये कॉलम का ये डेटा इधर हटा दिया था ना, तो इस 3,20,000 के नीचे लिखना है हम लोग को। ठीक है, 3,20,000 के नीचे इसको लिखेंगे 2,80,000, तब हम लोग को प्रॉफिट पता चल जाएगा। मतलब यहाँ 3,20,000 दिख रहा होगा, अगर सेम पेज में हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ 3,20,000 दिखेगा तुम लोगों को। माइनस कर दो, कितना हो गया प्रॉफिट? 40,000। 40,000। हाँ, प्रॉफिट हो गया 40,000, सेल्स माइनस कॉस्ट करके। ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट करके 40,000, ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तरीका। अब बोला है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से बताओ कि प्रॉफिट कितना होगा, ये वाला ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन डी, मार्जिनल कॉस्टिंग से बताने बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पर भी एक अमाउंट दे देते, तो सेल यहाँ पर कितना होगा? सेल्स उतना ही होगा एज इट इज, सिर्फ तरीका अलग लगाना है, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो 3 लाख जितना हुआ था 3,20,000, ये हो गया सेल्स। अच्छा, लेस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंडर क्या क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर मेन चीज जो होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ एब्जॉर्प्शन का फर्क क्या होता है, जो हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल अलग दिखेगा, फिक्स्ड अलग दिखेगा। ठीक है, तो वेरिएबल खर्चा लेस करते हैं, तो वेरिएबल में प्रोडक्शन कॉस्ट है 3,20,000, मतलब वो टोटल रेट कितना है 3,20,000 डिवाइडेड बाई 400, मतलब 800 करके है। ठीक है, तो 800 इंटू 220 यहाँ पर लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट 800 इंटू 220, तो ये उतना ही आ जाएगा जितना पहले आया था, कैलकुलेशन तो सेम रहेगा, 1,76,000। ठीक है, अच्छा ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पूरा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट लेंगे, और एकदम लास्ट में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे। ऐसे ही तो करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, उससे फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ही क्यों हम लोग ये स्टॉक वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिकॉज ये जो है स्टॉक वाला कैलकुलेशन कहाँ पर होता है, फिनिश गुड्स का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के साथ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ही उसे मान लेंगे। अब अलग अलग तो दिया नहीं है कि फैक्ट्री कॉस्ट, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऐसा तो दिया नहीं है, तो यहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा, इसी वजह से यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं। ठीक है, अब हम लोग लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये कहाँ एडजस्ट होगा, बिफोर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और बाइफर्केशन तो कुछ है नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे। अभी तक कितना खर्चा किया है, 1,76,000, ठीक है, इससे कितना यूनिट बनाया है, 220 यूनिट, और 60 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, तो 800 इंटू 60 है ना, 800 ही तो आएगा ना, 800 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 48,000, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1,76,000 से 48,000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1,28,000। ये क्या आ गया, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएबल पोर्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वेरिएबल पोर्शन आ गया। अब इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसका वेरिएबल पोर्शन लेंगे, वेरिएबल पोर्शन लेते हैं, कितना होगा, जितना पहले हुआ था 160 यूनिट का कितना करके था, एट द रेट ऑफ जितना यहाँ पर था 400, प्रेजेंटेशन अलग होगा 400। ना, हाँ 400, तो कितना हो जाएगा 64,000, ठीक है। अच्छा, अब ये 64,000 ऐड कर दो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, है ना, 1,28,000 में 64,000 ऐड करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाएगा। वन लैख 1,92,000, ठीक है, 1,92,000 आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल पोर्शन बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही दिखाना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने सारा टोटल करके लिख लिया, अब सेल्स से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंट्रीब्यूशन क्या है। अब हम लोग निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, सेल्स माइनस ये वाला, या फिर यहाँ पर नंबर दे दो, यहाँ पर 1 नंबर दे देते हैं और यहाँ पर 2 दे देते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस 2 लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली, और लिखना नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 2, तो सेल्स कितना है 3,20,000, और इस पे सिर्फ वेरिएबल खर्चा कितना हो रखा है, प्रोडक्शन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मिला के ये 1,92,000, तो माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1,28,000, है ना, कंट्रीब्यूशन हो गया। अब इससे क्या लेस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह का है, फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह का है, एक है प्रोडक्शन वाला और एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वाला फिक्स्ड पोर्शन, ये दोनों को लेस कर देना, ऐड करके लेस कर देंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड पोर्शन है 1,60,000, ये फुल ईयर का है, तो एक क्वार्टर का कितना होगा 40,000, ठीक है, इवनली थ्रू आउट द ईयर है ना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है 2,40,000, तो एक क्वार्टर का कितना होगा, ये हम लोग तभी कर पाएंगे अगर इवनली थ्रू आउट द ईयर बोल रहा है, अदरवाइज जरूरी थोड़ी ना है कि हर क्वार्टर में 40,000 हो या हर क्वार्टर में 60 हो। क्वेश्चन में बताया है कि इवनली थ्रू आउट द ईयर है, तभी हम लोग इसे अप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 1 लाख, तो 1,28,000 से 1 लाख माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 28,000, तो डिफरेंसेस आ गया। इसी डिफरेंस से हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे। ऐसे ही एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके एक एग्जाम्पल मैंने लिया था इस तरह से कि क्या डिफरेंसेस आता है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो जो पीएल स्टेटमेंट होता है उसी को हम लोग दिखाते हैं विदाउट कंसीडरिंग द मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम लोग अलग अलग कंसीडर नहीं करते, और उसके वजह से देखो हमारा प्रॉफिट में इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है, प्रॉफिट में इम्पैक्ट आ जाता है। यहाँ पर 28 और यहाँ पर 40,000 दिख रहा है, इतना डिफरेंस हो गया। बस यही हमें बताने बोला था, इसीलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड इनकर्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 3 लाख पर एनम, इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट, द company with annual sales budgeted to be 70,000 unit at a sale price of 300 per unit, variable cost, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर बोल रहा है 285, बोल रहा है कि कंपनी एबीसी लिमिटेड का फिक्स्ड कॉस्ट पड़ता है 3 लाख पर एनम, और ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, एनुअल सेल्स इनका है 70,000 यूनिट और सेल प्राइस है 300, वेरिएबल कॉस्ट है 285 पर यूनिट। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, द कंपनी इज डेलिवरेटिंग अपॉन एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू 350 पर यूनिट, कंपनी चाहती है कि ये लोग अपना सेलिंग प्राइस 300 से 350 यूनिट बना ले।
दिस सेल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है ये बढ़ेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, कुछ अच्छा मटेरियल वगैरह लगाएंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ जाएगा। इट इज एंटिसिपेटेड दैट डिस्पाइट इंक्रीज द सेलिंग प्राइस द सेल्स वॉल्यूम सेल रिमेन अनइफेक्टेड। बोल रहे हैं कि सेल वॉल्यूम कमेगा नहीं। नॉर्मली क्या होता है, प्राइस बढ़ जाने से सेल्स वॉल्यूम कम हो सकता है, बट बोल रहे हैं कि ये कंफर्म है कि सेल्स वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। However, the fixed cost shall increase to 4,50,000, बट बोल रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है पर एनम, एंड द वेरिएबल कॉस्ट 330 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट भी 330 पर यूनिट हो सकता है। You are required to draw a profit volume graph, एक ग्राफ बनाने हमें बोला है, and determine the break even point, also draw on the same graph a second profit volume graph and give your comments। तो हम लोग ग्राफ तो बनाएंगे, पहले ग्राफ के पहले हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट होगा कितना, तभी तो ग्राफ उस हिसाब से बनेगा। तो इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। अब बोल रहा है कि 70,000 यूनिट इन लोग का प्रोडक्शन है, और इन लोगों का जो प्रीवियस जो सिचुएशन था वो था 300 पर यूनिट और 285, सेल्स था 300, वेरिएबल कॉस्ट था 285। तो प्रीवियस सिचुएशन क्या था और अभी का सिचुएशन क्या है, ये दोनों सिचुएशन ही हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। पहले लिखते हैं सेल्स, सेल्स है हम लोगों का 300 यूनिट प्रीवियसली जो था, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 285, माइनस करो कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा 15, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हो गया 15। अब हम लोगों को अगर प्रॉफिट निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस करना पड़ेगा जो कि 3 लाख है, तो हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, तब हो जाएगा ना, क्योंकि वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है। टोटल कंट्रीब्यूशन 15 रुपीज 15 पर यूनिट, 70,000 यूनिट प्रोडक्शन होता है। 10,50,000 लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख है, 7,50,000 ये प्रॉफिट हो गया। अच्छा, और अगर दूसरा सिचुएशन देखें, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल प्राइस ये लोग बढ़ाना चाहता है, कितना बढ़ाएगा सेल प्राइस जो है, द कंपनी इज deliberating upon an increase in the selling price of the product 350 और वेरिएबल कॉस्ट 330, तो 350 और 330 कितना हो गया 20, ये हो गया कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन क्योंकि सेल्स वॉल्यूम अनइफेक्टेड रहेगा तो 70,000 यूनिट इंटू 20, 14 लाख लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है इंक्रीज टू 4,50,000, इंक्रीज टू बोला है यानी टोटल बढ़ के 4,50,000 यानी 1.5 लाख बढ़ने वाला है, ठीक है। तो 70,000 इंटू 220 देख लेते सही किया है मैंने, हाँ 14 लाख माइनस 4,50,000 9,50,000। अच्छा, अब देखो क्या बोला है कि however the fixed cost, अच्छा, you are required to draw a profit volume graph and determine the break even point, also draw on the same graph a second profit volume graph and give your comment। अच्छा, break even point निकालने बोला था, चलो break even point भी निकाल लेते हैं। break even point, fixed cost 3 लाख डिवाइडेड बाय, हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगा देते हैं ताकि कंपेयर करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 है तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा, मतलब यूनिट में निकल जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 यानी 20,000 यूनिट। और यहाँ पर देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे आएगा। अगर हम लोग ये सिचुएशन जो सोच रहे हैं ये अगर हम लोग एडॉप्ट करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट कितने में आ जाएगा, 4,50,000 फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
22,500। ये ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है 20,000। अच्छा, तब हमें क्या सिचुएशन करना चाहिए? अगर हम लोग 70,000 वॉल्यूम में प्रोडक्शन करेंगे किसी भी हालत में, तो अगर ब्रेक इवन 20,000 हो बेटर है या 22,500 होने से बेटर होगा? बोलो। 22,500 नहीं मैम, 20,000। देखो यहाँ पर एक्चुअली बोला क्या है कि 70,000 यूनिट हम लोग दोनों केस में ही प्रोड्यूस करें, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर देखो, इस केस में प्रॉफिट मिल रहा है 7,50,000, जो पहले का सिचुएशन था कि 300 हम लोगों का सेल्स है, 285 वेरिएबल कॉस्ट है, तो उस हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है 7,50,000। और अगर हम लोग सेल प्राइस बढ़ा देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ रहा है, बट सेल्स वॉल्यूम एज इट इज रह रहा है, तो उस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो 9,50,000 आ रहा है। 70,000 यूनिट पे ही 9,50,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे ब्रेक इवन आ रहा है 22,500 यूनिट अगर हम लोग बेचेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अच्छा, और यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा अगर हम लोग 20,000 यूनिट तक बेचेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो कमेंट क्या लिखेंगे? देखो, मैम फर्स्ट वाला ही बेटर ना, जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आ जा रहा है। फर्स्ट वाला बेटर है, जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आ जा रहा है। 20,000 पे ब्रेक इवन आ रहा है, लेकिन इस पे प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट भी कितना है? प्रॉफिट तो देखो, प्रॉफिट कम है मैम। प्रॉफिट कम है ना, तो दोनों पॉइंट को हमें ध्यान में रख के लिखना पड़ेगा कमेंट। दोनों पॉइंट को ही ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस में आ रहा है? यहाँ पर देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट वी गेट फ्रॉम ऑप्शन 2, जो सेकेंड ऑप्शन है। बट इसमें क्या हो रहा है? इट ऑल्सो इंक्रीज द ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट को पहले से बढ़ा दे रहा है, ठीक है। द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम 20,000 टू 22,500 यूनिट। ये सिचुएशन अराइज हुआ है कि सेकेंड ऑप्शन के वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेम वॉल्यूम प्रोडक्शन करके भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, 20,000 से 22,500 हो जा रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है? However, the increase of कितना, ब्रेक इवन पॉइंट कितना इंक्रीज हो गया? 250 यूनिट एक्स्ट्रा। 2,500. हाँ, 2,500 यूनिट। may not be considered large view of the projected sales volume. It is worth mentioning that for sales volume above 30,000 unit, the profit achieved will be higher with option 2, or for sales volume below 30,000 units, option 1 will yield
हायर प्रॉफिट्स और लोअर लॉसेस। समझाते हैं क्या लिखा है मैंने। देखो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन अच्छा है हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, दोनों ऑप्शन ही अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बेटर होंगे। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्शन 2 में आ रहा है, यहाँ 9,50,000 आ रहा है, यहाँ 7,50,000 आ रहा है। तो पहले मैंने वही लिखा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट वी गेट फ्रॉम ऑप्शन 2 इट ऑल्सो, बट इससे क्या हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट जो था 20,000 से बढ़ के 22,500 हो जा रहा है। However, फिर भी the increase of 2,500 unit may not be considered large view of the project sales volume, ठीक है, ये इनके लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं भी कर सकता है क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिट भी तो दे रहा है। अगर हम लोगों का ब्रेक इवन बढ़ जाता बट प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आता, मतलब प्रॉफिट अगर हम लोग का नहीं बढ़ता तो लॉस था, ठीक है। तो ये 2,500 यूनिट ही हमें ज्यादा करना है, तो ये हम लोग मतलब इतना बड़ा मैटर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट कहाँ 4,50,000 कमा रहे थे, वहां से 9,50,000 तक हम लोग पहुंच सकते हैं, 7,50,000 से 9,50,000 तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट फॉर सेल्स वॉल्यूम अबव 30,000, मतलब 30,000 एक रेंज ले लिया गया है। यहाँ पर देखो ये 20,000 है, ये 22,500 है, तो 30,000 अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोग हमारा सेल्स वॉल्यूम जो है वो अबव 30,000 हो जाएगा, द प्रॉफिट अचीव विल बी हायर इन ऑप्शन 2। क्यों बताओ, 22,500 अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर हम लोग 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन 2 ज्यादा हमें प्रॉफिट देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 22,500 अगर हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट है तो 30,000 यूनिट हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर हम लोग सेल्स वॉल्यूम 30,000 से कम रखेंगे तब हमें ऑप्शन 2 लेना चाहिए, सॉरी ऑप्शन 1 लेना चाहिए। अगर हम लोग 30,000 यूनिट से कम रखेंगे, मतलब 30 से कम मतलब 29 ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमें फिर ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि फिर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 20,000 है, तो वो 30,000 के नीचे लेंगे तो 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन हमें लेना चाहिए, ठीक है, मतलब ऑप्शन 1 लेना चाहिए। अगर ऑप्शन 1 में ब्रेक इवन पॉइंट मेरा 20,000 है और मेरा टारगेट सेल अगर 30,000 से नीचे होता है तो ऑप्शन 1 बेटर है, और अगर मेरा टारगेट सेल अगर 30,000 से ज्यादा होता है तो ऑप्शन 2 हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट 22,500 है। अब 30,000 कैसे कंसीडर किया मैंने, 30,000 का मतलब ये है कि ये 20,000 है, ये 22,500 है, तो इसको कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने 30,000 लिया जो कि इसके आसपास का है, ठीक है, 22,500 और ये है 20,000, तो इसके आसपास का है। अगर हम लोग 30,000 से नीचे का मतलब लेस देन 30,000 करेंगे तो हमें ऑप्शन ए पे जाना चाहिए, मतलब ये वाला सेल्स वैल्यू और ये वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक इवन 20,000। और अगर हम लोग ये वाला सेल्स जो रेट है ये लगाना चाहते हैं तो हमारा एटलीस्ट टारगेट ऑप्शन जो है वो 30,000 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके हमारा ज्यादा प्रॉफिट और कम लॉस होगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक कमेंट करके हमें बोलना था कि क्या सिचुएशन होगा अगर ऐसा हुआ। तो देखो क्वेश्चन में वही बोला था, एक बार फिर से बता देते क्वेश्चन। इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट लगाए 3 लाख पर एनम, इट इज सिंगल प्रोडक्ट कंपनी विद एनुअल सेल्स ऑफ बजटेड टू बी 70,000 यूनिट एट अ सेल प्राइस ऑफ 300 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 285, ये हो रहा है, ठीक है। कंपनी ने सोचा है कि ये अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेगा 350 और सेल भी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज एंटिसिपेटेड दैट डिस्पाइट इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस द सेल्स वॉल्यूम सेल रिमेन अनअफेक्टेड, हाउएवर द फिक्स्ड कॉस्ट सेल इंक्रीज टू 4,50,000 पर एनम एंड वेरिएबल कॉस्ट 330, जो अभी हम लोगों ने अप्लाई किया। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बाद में करेंगे एंड डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट तो निकाला हम लोगों ने। Also draw on the same graph a second profit volume graph and give your comments। तो ग्राफ तो अभी मैंने नहीं बताया है, और ये जो कमेंट है, कमेंट हम लोग इस तरह से करेंगे कि कौन सा हम लोगों का बेटर ऑप्शन है, तो दोनों ही अपने अपने हिसाब से बेटर ऑप्शन है। अब डिपेंड कर रहा है कि हम लोग अपना टारगेट सेल क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, तो टारगेट सेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्योंकि ब्रेक इवन 20,000 और 22,500 था तो मैंने 30,000 लेके इसीलिए कमेंट किया। इससे क्या होगा, हमारा कमेंट कर मतलब कमेंट का एक बेस तो होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग करें। और 30 से अगर हम लोग ज्यादा लेंगे वो तो काफी ज्यादा हो जाएगा, वहां पर तो फिर हमेशा ऑप्शन बी ही सही दिखेगा ना। तो 30,000 से अगर हम लोग कम करेंगे, यानी 20,000 से लेके 30,000 के बीच में मैंने रेंज लगाया। 20 और 22,500 है ब्रेक इवन पॉइंट, तो रेंज हमें क्या लेना चाहिए, 20 से ज्यादा तो थोड़ा सा, ठीक है, और 22,500 से ज्यादा थोड़ा सा, तो इसीलिए 30,000 लिया मैंने। अच्छा, अब हम लोग लिमिटिंग फैक्टर वाला जो बोल रहे थे वो पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे।
लिमिटिंग फैक्टर। हेडिंग करो लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर का मतलब है कि सोर्सेस हमेशा अनलिमिटेड तो होता नहीं है। कोई भी चीज देख लो, किसी के पास कैपिटल का क्रंच है, किसी के पास स्पेस नहीं है, किसी के पास रॉ मटेरियल का, मान लो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है उसका क्रंच है, किसी के पास लेबर, कोई किसी के पास लोकेशन, मशीन। तो जो भी कॉन्स्टेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। मतलब इतना कम होने के बाद भी हम लोग कैसे अपना प्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर पाए। अगर मेरे पास मैन पावर कम है तो भी मुझे कितना अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन हमें करना चाहिए ताकि हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन has to deal with one or more of the following constraints। क्या क्या कंस्ट्रेंट हो सकता है? जैसे किसी के पास स्पेस लिमिटेड है, किसी के पास मनी जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, किसी के लिए रॉ मटेरियल्स लिमिटिंग फैक्टर्स है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स, किसी के लिए लेबर कंस्ट्रेंट हो सकता है, किसी के लिए लोकेशन, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग फैक्टर्स जो है कंस्ट्रेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद भी हमें अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो टेकिंग इनटू, नेक्स्ट पैरा में लिख रहे हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन the limiting factor और factors। किसी का एक भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, किसी का मोर देन वन भी हो सकता है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डेवलप the mechanism in which the available facility are utilized in optimum manner so as to obtain the maximum amount of profit।
मतलब बोलते हैं ना कि जो है उसी में खुश रहना चाहिए, उसी तरह से जो है उसी को हम लोग कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, हमें इसमें ध्यान देना है, ना कि इसमें ध्यान देना है कि हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कम है, कि हमारे पास पैसा कम है। जितना कम है, कितना भी कम क्यों ना रहे, हमें उसी में से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, जितना प्रॉफिट मैक्सिमम कमा सकते हैं। Following are various limiting factors and decision making rules. कैसे डिसाइड करें कि किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो रूल्स के लिए दो कॉलम बनाएंगे, एक है लिमिटिंग फैक्टर और दूसरा है डिसीजन मेकिंग रूल्स। अगर लेबर आवर, ठीक है, लेबर में लेबर आवर्स मतलब लेबर के पास टाइम नहीं है उतना, तो लेबर आवर्स अगर हमारा कांस्टेंट फैक्टर्स है तो हमें क्या देख के डिसीजन लेना चाहिए, हर एक चीज का हमें कंट्रीब्यूशन ही देखना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर हमें चेक करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। अब ये कैसे चेक करेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ देखेंगे। अगर आवर मशीन आवर्स हमारा लिमिटिंग फैक्टर है तो हमें देखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। रॉ मटेरियल क्वांटिटी में अगर कंस्ट्रेंट है, रॉ मटेरियल क्वांटिटी जैसे कि केजी, केजी में अगर, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये है क्वांटिटी, मतलब पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, दैट इज क्वांटिटी। और रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर होगा तो हो सकता है कि मनी का प्रॉब्लम है, तो कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रूपी ऑफ लेबर कॉस्ट। सेल्स ब्रैकेट में क्वांटिटी या फिर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सोल्ड और सेल्स वैल्यू यानी रुपीस, तो हमें चेक करना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ सेल पर रूपी ऑफ सेल्स या फिर पीवी रेशियो, ठीक है। पीवी रेशियो इस केस में चेक करेंगे तो भी होगा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल्स वैल्यू के हिसाब से है तो ये भी चेक करने से होगा। अब देखो ये लिख तो लिया हम लोगों ने, अब इसका कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हम लोग क्वेश्चन 13 देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 था, देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी, सेल्स 100 किलो 120 किलो, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 2 केजी 3 केजी, मतलब एक यूनिट रॉ मटेरियल बनाने में 2 केजी, सॉरी एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है, प्रोडक्ट ए के केस में, प्रोडक्ट बी के केस में 3 केजी। मटेरियल कॉस्ट 10 15 और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट 15 10, डायरेक्ट एक्सपेंस 5 6,
ये सब पर यूनिट दे रखा है। मशीन आवर्स यूज्ड 3 आवर्स 2 आवर्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस 5 10, फिक्स्ड और वेरिएबल के केस में 15 और 20। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है देखो, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल व्हेन टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड। तो सेल्स यूनिट जो है वो लिमिटेड है। अच्छा, टोटल सेल पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड, तो सेल्स वैल्यू लिमिटेड है, पहले वाला था सेल्स यूनिट लिमिटेड है। रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, अगर थर्ड कंडीशन है ये। प्रोडक्ट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स इज द लिमिटिंग फैक्टर, तो अगर फोर्थ नंबर पे लिमिटिंग फैक्टर बताया गया है प्रोडक्शन कैपेसिटी को। एज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है availability of which is 10,000 kg and each product cannot be sold more than 3,500 unit, find out the product mix which yield maximum प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है, हमें हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी बताना है और उसके लिए ये चीज कंसीडर करना पड़ेगा, अगर टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड। ठीक है, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड, तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, तो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट पहले, तो सिंपल सेल्स लिखेंगे। सेल्स है 100 और 120। क्या ये यूनिट है कि रुपीज है? रुपीज है, देखो रुपीज है, यहां से लेस कर देंगे, ये 0.1 दे देते हैं, लेस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और कुछ वेरिएबल है तो लिखना पड़ेगा। देखो और कुछ वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड। ठीक है, तो लिख लेते हैं मेटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10 15 15 10, यहाँ पर 10 15, वेजेस है 15 और 10, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5 6, और वेरिएबल ओवरहेड है 15 और 20। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, थर्ड पॉइंट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 100 माइनस ये 15 और 15 30 45, 100 माइनस 45 कितना होगा? 55 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 15 और 10 मतलब 25, 25 और ये 5 31, 31 और 20 मतलब 51, तो 120 माइनस 51 69 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर बोला है प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कमेंट ऑन प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करने बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी किसका ज्यादा होगा ये बताना है। देखो बोल रहा है कि कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम लोग का सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड है तो हम लोग पहला ऑप्शन ही ले रहे हैं। अगर हम लोग का लिमिटिंग फैक्टर सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट है तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट देगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं है, प्रोडक्ट ए पे भी जो क्वालिटी का रॉ मटेरियल लगता है प्रोडक्ट बी पे भी वही सेम ही चीज का रॉ मटेरियल लग रहा है, बाकी कम ज्यादा लग रहा है, इसीलिए रॉ मटेरियल का प्राइस चेंज देखने को मिल रहा है। एक 2 किलो यूज होता है, एक में 3 किलो यूज होता है, डिवाइड करके देख लो 5 रुपए करके ही है। 10 रुपए में 2 किलो मटेरियल यानी 1 किलो 5 रुपया करके, और 15 रुपए में 3 किलो मटेरियल यानी एक एक किलो रॉ मटेरियल 5 रुपए, ये देखो 5 रुपए करके रॉ मटेरियल सेम ही यूज हो रहा है लेकिन कम बेसी यूज हो रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसी वजह से प्राइस कम दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर बोला है कि बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल। अगर हम लोगों का जो सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट लिमिटेड है तो प्रॉफिटेबिलिटी कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, तो अगर सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट लिमिटेड है तो हमें कौन सा फैक्टर का कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए। तो लिस्ट देखो अपने कॉपी में जो मैंने लिखवाया और वहां से बोलो कि अगर यूनिट होगा तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए। बोलो यूनिट होगा तो क्या कैलकुलेट करना चाहिए, और नीचे सेल्स वैल्यू का भी दे रखा है, तो सेल्स वैल्यू होगा तो कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल या फिर पीवी रेशियो, और अगर यूनिट होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ
सोल्ड, है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ सोल्ड। और अगर हम लोग का सेल्स वैल्यू हो जाता है तो पीवी रेशियो, ठीक है। ये देखो सेल्स वैल्यू भी दे रखा है यहाँ पर हम लोगों को। अच्छा, तो ये कंट्रीब्यूशन निकल गया। कंट्रीब्यूशन ये क्या निकला, ये एक यूनिट बेच के ही तो निकला। बोलो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल निकला कि नहीं निकला। ये जो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन निकाला, तो ये तो एक यूनिट सेल करने पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा वही तो हम लोगों ने निकाला है, पर यूनिट सोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर पीवी रेशियो भी निकाल लेते हैं दूसरे वाले के लिए। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कैलकुलेट करो, कंट्रीब्यूशन कितना है 55, सेल्स कितना है 100 इंटू 100, 55%। और 69 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 57.5%, ठीक है। ये पीवी रेशियो निकाल लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट के लिए ये निकल गया। उसके बाद टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड के लिए ये निकल गया, ये हमें निकालना चाहिए पीवी रेशियो। और रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, रॉ मटेरियल क्वांटिटी यानी कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकालना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वाले के लिए निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो फिफ्थ वाले के लिए कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो कितना होगा यहाँ पर, कितना होगा कंट्रीब्यूशन टोटल तो कितना है 55 है, ठीक है। और एक यूनिट में कितना किलो रॉ मटेरियल लगता है, प्रोडक्ट ए के केस में कितना, क्योंकि हमें 2 केजी, तो कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। 1 किलो रॉ मटेरियल पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा 55, जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने किलो रॉ मटेरियल पे, ये तो पूरा एक यूनिट का ही कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं ना, ये कितने किलो का है, फिर से बता रहे, नहीं 1 किलो यूज ही नहीं हुआ है, एक यूनिट बनाने में कितना, 2, तो ये 2 से डिवाइड होगा। यही चीज हमें समझना है कि 2 किलो मटेरियल यूज हुआ है तभी जाके कंट्रीब्यूशन 55 आया। क्यों, 2 किलो एक यूनिट के लिए यूज हुआ है, ये एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, 27.5। ऐसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे। 69 है एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बी का, और इसका रॉ मटेरियल है 3, एक यूनिट पे यूज हुआ है, तो कितना हो जाएगा 23। अच्छा, अब उसके बाद कौन सा बोला है, प्रोडक्ट कैपेसिटी इज द लिमिटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ढूंढना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। तो कंट्रीब्यूशन तो है 55 और 69, ठीक है। मशीन आवर कितना कितना है उतने से डिवाइड हो जाएगा। एक यूनिट पे मशीन आवर कितना लगता है 3 आवर्स, और इसमें 2 आवर्स, यानी ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा एक यूनिट पे अगर मशीन 3 आवर्स यूज होगा, तो डिवाइडेड बाय 3 आवर्स। जैसे रॉ मटेरियल केजी में था, ये मशीन है तो आवर्स में है, यहाँ पर 2 आवर्स, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट पर मशीन आवर कितना हो जाएगा 55 डिवाइडेड 18 एंड 1/3। अच्छा, और ये हो जाएगा 34.5 हो गया। तो हम लोगों ने क्या डिसीजन लेना है उसके लिए जो बेसिस चाहिए वो निकाल लिया। देखो हम लोग प्रॉफिट निकाले, उसके बाद कंट्रीब्यूशन पहला निकला, जिससे पहला वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड होता है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही निकालना पड़ता है सेलिंग के हिसाब से। तो ये तो सेलिंग कंट्रीब्यूशन ही पर यूनिट है ना 55 69, तो अलग से कैलकुलेट करने का तो जरूरत नहीं है, इसीलिए ये पहले वाले के लिए हो गया, ये दूसरा तीसरा, ये फोर्थ वाला, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इस ऐसे केस में कौन कितना प्रॉफिटेबिलिटी देगा, फर्स्ट वाले केस में कौन ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देगा। तो देखो पहले के लिए आंसर लिख रहा है ये वाला, अगर टोटल सेल पोटेंशियल यूनिट इज लिमिटेड, इफ टोटल सेल्स पोटेंशियल यूनिट इज लिमिटेड, तो जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, देखो जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा हमें वही प्रोडक्ट ही तो प्रोड्यूस करना चाहिए। पहला वाला केस क्या था, अगर हम लोगों का सेल्स जो क्वांटिटी है उसका पोटेंशियलिटी अगर लिमिटेड है, हम लोग ज्यादा यूनिट बेच नहीं सकते हैं, तो हमें कौन सा बेचना चाहिए, ए या बी, क्योंकि जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा वही हमें बेचना चाहिए।
रॉ मटेरियल अगर सेम ही है, वेरिएबल खर्चा जो भी हो ना क्यों, ठीक है, रॉ मटेरियल सेम हो ना हो, अगर जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा देगा हमें तो उसे ही बेचना चाहिए, तभी तो जाके हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे। तो कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है इस केस में, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? अगर सिचुएशन है सेल्स क्वांटिटी हमारा की फैक्टर है, लिमिटिंग की फैक्टर है, तो कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा, कौन सा ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए? बोलो कौन सा ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए? जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, बोलो कौन, किसका कंट्रीब्यूशन? बी। बी का कंट्रीब्यूशन बी। ज्यादा है, बी 69, तो यही बेचेंगे। तो इफ टोटल सेल्स पोटेंशियल यूनिट इज लिमिटेड, प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल, it has more contribution पर यूनिट, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है, वही तो देख के डिसीजन लेना है। मैंने तो डिसीजन फैक्टर्स लिखवा दिया ना, तो उसी को हमें ध्यान में रख के आंसर देना है। फिर नेक्स्ट वाला बताने का कोशिश करो, ठीक है, एक दो टाइम लगेगा। देखो बोल रहे हैं कि अगर टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड है, सेल्स का वैल्यू जो है वो अगर हमारे लिए कांस्टेंट फैक्टर है, तो हमें पीवी रेशियो देखना चाहिए। तो बोलो किसका पीवी रेशियो कितना है, हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए? पीवी रेशियो ज्यादा होना अच्छा है या खराब, ये तो सोचो पहले। पीवी रेशियो हायर, पीवी रेशियो बेटर और लोअर, ये सब तो मैंने थ्योरी में एकदम स्टार्टिंग में बताया ही था। तो बोलो कौन ज्यादा प्रॉफिट देगा, जिसका पीवी रेशियो ज्यादा है या जिसका पीवी रेशियो कम है? अगर हमें पीवी रेशियो देख के डिसीजन लेना है, ऐसा केस है, तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसी का पीवी रेशियो क्या हो जाएगा? बेसी। ज्यादा ज्यादा। हाँ, तो फिर कौन सा बेचना पड़ेगा? प्रोडक्ट बी। बी। इस केस में भी हमें प्रोडक्ट बी बेचना पड़ेगा। इफ टोटल सेल्स वॉल्यूम is limited, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वैल्यू लिखना चाहिए, वैल्यू था, सेल्स वैल्यू, वैल्यू और वॉल्यूम में तो फर्क है, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, यानी ये वाला सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड, प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल। as it has more हायर पीवी रेशियो, मोर तो नहीं लिख सकते, ये तो लैंग्विस्टिक नहीं हुआ, इट हैज हायर पीवी रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक चीज तो है ना, कंट्रीब्यूशन जिस चीज में जिसका भी ज्यादा होगा वही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना ही तो अच्छा है, कंट्रीब्यूशन कम होना तो खराब है ना। ये चीज तो मेन है, बस इसको ध्यान में रख के तो हमें आंसर बोलना है। रॉ मेटेरियल सप्लाई अगर कम है, तो देखो रॉ मेटेरियल का सप्लाई अगर कम है, कंट्रीब्यूशन कौन से तरह के रॉ मेटेरियल से ज्यादा आता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मेटेरियल, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कौन से वाले प्रोडक्ट के रॉ मेटेरियल का कंट्रीब्यूशन पर किलो में ज्यादा है? ए वाले 27 का। ए का। तो इस केस में किसको बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा? हमेशा जिसका ए का। कंट्रीब्यूशन, हाँ जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वही ज्यादा प्रॉफिट देगा। अब अलग अलग केस में हम लोग कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन है। अगर मार्केट में रॉ मटेरियल कम है तो फिर हमें चेक करना चाहिए कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, तो 1 किलो रॉ मटेरियल पे कंट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा होगा वही हमारा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट होगा, तो ए जो है इस केस में ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इफ रॉ मटेरियल इज कंस्ट्रेंट इज इन शॉर्ट सप्लाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रेंट का मतलब ही तो है शॉर्ट सप्लाई, प्रोडक्ट ए इज मोर प्रॉफिटेबल एज इट हैज मोर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर यूनिट नहीं पर केजी, यूनिट तो हमें यहाँ पर पता है ना, तो पर केजी लिखेंगे, पर केजी ऑफ मटेरियल। हो गया। अच्छा फोर्थ नंबर में क्या लिमिटिंग फैक्टर था? प्रोडक्शन कैपेसिटी, मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर था। तो कौन से मशीन आवर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वही वाला हमें प्रॉफिट ज्यादा देगा। तो मशीन आवर्स के बेसिस पे अगर देखें तो कंट्रीब्यूशन किस में ज्यादा आ रहा है, प्रोडक्ट ए या बी? ए में। हम बी ए में। बी में, में। बी में, बी 34 है ना, 34.5, तो बी हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अच्छा, इफ द
production capacity is limited, product B is more profitable as it has more contribution per machine hour। हो गया। अब देखो पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट देखो, एज्यूमिंग रॉ मटेरियल्स एज द की फैक्टर का मतलब ही कंस्ट्रेंट। अगर रॉ मटेरियल हमारा कंस्ट्रेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ विच इज 10,000 किलो, मतलब मार्केट में बस 10,000 किलो रॉ मटेरियल ही अवेलेबल है, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। एंड ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3,500 यूनिट, और एक एक प्रोडक्ट 3,500 यूनिट से ज्यादा नहीं बेच सकते। ए मैक्सिमम 3,500 यूनिट बेच पाएंगे, बी मैक्सिमम 3,500 यूनिट बेच पाएंगे। फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स। तो ए भी हमें प्रोड्यूस करना है, बी भी करना है, पर कितना कितना प्रोड्यूस करे। अगर मेरे पास मार्केट में सिर्फ 10,000 किलो रॉ मटेरियल है, मुझे प्रोडक्ट ए बी दोनों ही बनाना है और 3,500 से ज्यादा नहीं बनाना है, दोनों ही। तो हमें कितना कितना ए और कितना कितना बी बनाना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो सबसे पहले ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल 10,000 किलो अवेलेबल बोल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट है, तो उसके लिए हमें डिसीजन लेने के लिए कौन सा फैक्टर हमें हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल हमें हेल्प करेगा। तो पहले देखो हम लोग ये एक वर्किंग नोट से हम बताते हैं, ये वर्किंग नोट ही बनेगा, इसलिए हम पहले यहाँ पर बता देते। देखो अवेलेबल रॉ मटेरियल कितना है, अवेलेबल रॉ मटेरियल है मार्केट में 10,000 किलो, ठीक है, 10,000 किलो है। अच्छा, अब बोलो रॉ मटेरियल जब कांस्टेंट फैक्टर था तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा था, ए या बी। वैसे डिसीजन में लिखवाया मैंने, अभी यहां से जस्ट देख के बोलो कि अगर मेरा रॉ मटेरियल कांस्टेंट फैक्टर होगा तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, ए को या बी को, बताओ। फिर से बोल रहे, अगर मेरा रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट है तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, ए को या बी को। क्या देख के बोलेंगे, कॉपी में देखो ना, लिखवाया भी तो है कि अगर ए को, ठीक है। तो अगर हम ए 3,500 से ज्यादा नहीं बना सकते, बी 3,500 से ज्यादा नहीं बना सकते, तो हम ए मैक्सिमम बना लेंगे। तो ए मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, बोलो ए मैक्सिमम कितना बना सकते हैं। 3,500 से ज्यादा नहीं बना सकते, तो मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, 3,500। 3,500 उतना ही बना सकते। और कितना रॉ मटेरियल लगेगा, क्योंकि ए बनाने के लिए 1 यूनिट में 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। तो अगर ए 3,500 जो मैक्सिमम लिमिट है वही बनाएंगे, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर कंस्टेंट है मार्केट में, मुझे ए प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहिए, वही मेरा प्रॉफिटेबल है। तो डिसाइड कर लिया है इन्होंने कि हम लोग ए प्रोडक्ट ही बनाएंगे और वो मैक्सिमम बनाएंगे 3,500। तो रॉ मटेरियल कितना उसमें चला जाएगा वो देखेंगे ना, बचेगा तभी तो बी बना पाएंगे 10,000 में से। हाँ 7,000। तो यहाँ पर लिखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्ट ए कितना हो जाएगा। देखो 1 यूनिट में 2 किलो, तो 3,500 यूनिट में, 1 यूनिट में 2 किलो, 3,500 यूनिट में कितना हो जाएगा, 7,000 किलो। तो ए के लिए 7,000 किलो रॉ मटेरियल चला जाएगा, बचा कितना, 3,000 किलो। अब मेरे पास 3,000 किलो ही रॉ मटेरियल है, इससे ज्यादा नहीं है, तो हम बी कितना यूनिट बना सकते हैं, सोचो। मेरे पास 10,000 किलो रॉ मटेरियल था, जिससे मैंने 7,000 किलो रॉ मटेरियल ए के लिए यूज कर लिया। क्यों यूज किया, क्योंकि ए हम 3,500 यूनिट बनाएंगे जो कि मैक्सिमम है। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो मुझे ये यूज करना चाहिए। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 यूनिट बनाने में 2 किलो चाहिए। अब बताओ 1,000 यूनिट बना पाएंगे बी। करेक्ट, बी हम लोग 1,000 यूनिट बना पाएंगे। फिर यूनिट ऑफ बी, बी का कितना यूनिट बनेगा, 3,000 किलो है बचा हुआ रॉ मटेरियल। अब बी बनाने के लिए 1 यूनिट में 3 किलो चाहिए, 3 किलो से 1 यूनिट बनेगा, तो 3,000 किलो से कितना बनेगा, डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दिया 3, तो 1,000
1000 यूनिट हम लोग बी बनाएंगे। मतलब क्या किया कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा उससे मैक्सिमम जो भी बनाना है बना लिया, फिर भी हमारे पास 3 किलो रॉ मटेरियल रह जाता है मार्केट में, भले ही ये इसी को तो बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। 10,000 है जो कि हमारे लिए कंस्टेंट है। क्यों कंस्टेंट है बताओ तो? हम लोगों के पास तो 3,500 ए और 3,500 बी बनाने का कैपेबिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हम लोग क्या उतना बना पाए? हमारे पास 7,000 यूनिट बनाने का कैपेबिलिटी है, लेकिन हम लोग कितना बना पाएंगे? 3,500 और 1,000 टोटल कितना बना पाएंगे? 4,500। क्यों? 4,500। क्योंकि मार्केट में 10,000 किलो से ज्यादा रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, मतलब कितना ए बनाए कितना बी। तो जो कांस्टेंट है उसके हिसाब से पहले डिसीजन लेंगे, तो ए मैक्सिमम बना लेंगे, अगर कुछ बचेगा तो उससे बी बना लेंगे। ठीक है, बी 1,000 यूनिट बन जाएगा। अब यहां से हमें ये भी बताना है कि कितना, ये देखो बोल रहा है ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3,000 यूनिट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स निकाल लिया 1,000 और 3,500, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये भी बताने के लिए बोला है। तो देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। तो डिसाइड हो गया है ए 3,500 यूनिट बनेगा, बी 1,000 यूनिट बनेगा। प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे। अब यहाँ पर कौन सा कंट्रीब्यूशन लेंगे? जो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन होता है 55 और 69, हम लोग तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। तो 55 और 69 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, इससे फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। 3,500 इंटू 55, टोटल कंट्रीब्यूशन 1,92,500, और ये हो गया 69,000। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहां से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 5 और 10 पर यूनिट करके दिया है, तो एट द रेट ऑफ 5, इस पे एट द रेट ऑफ 5 लगेगा, तो 3,500 इंटू 5। नॉर्मली यूनिट पे नहीं होता है, दिया हुआ है तो हम लोग यूज करेंगे जैसे दिया हुआ है, 1,000 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 3,000। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा? 3,500 इंटू 5, हाँ 17,500। अच्छा, और ये 10 करके दिया हुआ है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट का देखो, एक चीज सोचो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या हमारे यूनिट के, मतलब ये 10 रुपए बोला है वो ठीक है, लेकिन एक चीज हमें देखना चाहिए, 10 रुपए तो होगा, यहाँ पर यूनिट कितना होगा? फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग ए मैक्सिमम 3,500 बना सकते हैं, बी मैक्सिमम 3,500 बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, उस वजह से 1,000 यूनिट बनाना पड़ रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना लगेगा? क्या 1,000 यूनिट पे ही लगेगा, या वो मैक्सिमम जितना यूनिट दे सकता है उसी पे लगेगा? बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या लगेगा? ये तो क्वेश्चन में गिवन है पर यूनिट तभी लगा रहे, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ए का मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी है और मैक्सिमम में प्रोड्यूस कर रहे, तो इसमें ये कंफ्यूजन या फिर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बी हम लोग बना सकते हैं 3,500 यूनिट, लेकिन बना रहे 1,000 यूनिट क्योंकि मार्केट में रॉ मटेरियल नहीं है। तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट 1,000 यूनिट वाला लगेगा या 3,500 वाला लगेगा? बोलो। 3,500 है ना, क्योंकि यूनिट चेंज पे फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी ना चेंज होता है, यूनिट चेंज पे फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 35,000। ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। इसके लिए एक नोट्स लिखेंगे, यहाँ पर लिखवा देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इज टेकन एट मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। वन लैख 92,500, 1,75,000, 34,000, टोटल में 2,09,000। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2,09,000 टोटल प्रॉफिट।
ठीक है, ये मैक्सिमम प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिसीजन लिया जाता है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग वाला हो गया। तो ताकि पैटर्न ना भूल जाए हम लोग कि किस तरह से करना है, तो और एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन करेंगे, उसमें फैक्टर्स अलग होगा लेकिन ऐसा ही एक क्वेश्चन करेंगे। ये वाला है शायद क्वेश्चन, नहीं ये तो ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्या है? नहीं ये वाला भी नहीं। 9, हाँ ये वाला, कैलकुलेट द प्रोडक्ट मिक्स, इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, अब तुम लोग कोशिश करो सही बताने का। ठीक है, इलास्ट्रेशन 10। देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन आंसर उतना ज्यादा नहीं होगा। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड and has decided to analyze its production mix in respect these 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। ये तीनों प्रोडक्ट बनाता है तो मिक्स क्या होना चाहिए, कितना, कौन सा प्रोडक्ट कितना यूनिट बनाना चाहिए। अब देखते हैं क्या कंस्ट्रेंट है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बोल रहा है। ठीक है, एक्स का 160, वाई का 120, जेड का 80, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 820 और 12। डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए में देखो ये कैसे दे रखा है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, दो डिपार्टमेंट में एक्स वाई जेड तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। एक्स का आवर्स पर यूनिट है 6, मतलब 1 यूनिट बनाने में 6 घंटा लगता है। इसका भी 1 यूनिट बनाने में 6 घंटा लगता है, डिपार्टमेंट ए को, डिपार्टमेंट बी को भी सेम। अच्छा, वाई का 1 यूनिट बनाने में डिपार्टमेंट ए को 10 घंटा लगता है, वाई का बी डिपार्टमेंट में 1 यूनिट बनने में 15, और आवर्स पर यूनिट जेड का बोल रखा है। अब रेट पर आवर 4/8। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना लेबर का खर्चा होगा। बोलो लेबर का खर्चा फिर कितना होगा। अगर 1 यूनिट बनाने में 6 घंटा लगता है डिपार्टमेंट ए में, और 1 घंटा काम करने का 4 रुपया होता है, 4 रुपया खर्चा होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा लेबर रेट। एक लेबर डिपार्टमेंट ए में अगर 1 घंटा काम करेगा, 6 घंटा काम करेगा तो 1 यूनिट बना लेगा, और 1 घंटे में 4 रुपया मिलता है, तो कितना मिलेगा 1 यूनिट पे। बोलो लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग तो किया है ना सभी ने। आवर्स पर यूनिट कितना बोल रखा है, 6 रुपया ना। 1 यूनिट Yes, ma'am. बनाने के 24 मल्टीप्लाई करो 24. 24। इसमें क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 48, डिपार्टमेंट बी में 48 रुपीज। अच्छा, वाई का कैसे हो जाएगा 4 इंटू 10, 8 इंटू 15, 5 इंटू 4, 8 इंटू 11। बस यही तो करना है। यहाँ पर बोला क्या है, सीधा सीधा तो इतना ही बोला है ना कि 1 घंटे काम करोगे 4 रुपया मिलेगा, 6 घंटा कर रहा है 24 रुपया मिलेगा, 6 घंटा कर रहा है 48 मिलेगा। अब ये एक एक यूनिट का ही दे रखा है बस। अब नीचे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द करेंट बजट फर्दर डिटेल्स आर बिलो। एनुअल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट इन यूनिट्स बोल रखा है, एनुअली इतना इतना प्रोडक्शन हो रहा है प्रेजेंटली। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बोल दिया है। सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल सेल्स इन द कमिंग 12,000, 16,000, 24,000। ये बोल रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल सेल्स, इतना सेल कर सकता है ये लोग सोच रहा है। ठीक है, 10,000 अभी प्रोडक्शन कर रहा है बट एस्टिमेशन है कि 12,000 यूनिट बेच सकता है। देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑन सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए का कंस्ट्रेंट क्या है, लेबर सप्लाई, एंड इट्स मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल। हम लोग चाहे तो मैन पावर इंक्रीज भी नहीं कर सकते अभी जो प्रेजेंट लेवल है। आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मूल लिमिटेड। अगर ये सिचुएशन है तो बताना है कि मूल लिमिटेड का सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट मिक्स होगा वो क्या होगा। मतलब अगर लेबर सप्लाई मेरा कंस्टेंट है तो कौन सा मुझे ज्यादा बनाना चाहिए, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, उसका एक रैंकिंग कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक्स बनेगा, उससे थोड़ा कम वाई, उससे थोड़ा कम जेड। फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं पता मुझे भी कि क्या होगा, तो हमें ये रैंकिंग देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, मिडिल वाला कौन सा होगा, और एकदम लास्ट वाला कौन सा होगा। कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स, बस इतना ही बोला है। तो अगर सबसे पहले कॉपी में देखना चाहिए कि लेबर अगर मेरा कंस्ट्रेंट है तो मुझे कौन सा कैलकुलेट करना चाहिए, मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए। अगर लेबर मेरा कंस्ट्रेंट है तो मुझे कंट्रीब्यूशन किसके रिगार्डिंग देखना चाहिए। देखो यहाँ पर देख के बोलो, लेबर अगर मेरा कंस्ट्रेंट है, लेबर आवर्स अगर है तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, और लेबर कॉस्ट अगर है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रुपीज ऑफ लेबर कॉस्ट।
ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अच्छा, तो ये है इलास्ट्रेशन 10, इसका नंबरिंग दे दिया मैंने, इलास्ट्रेशन 10। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, एक्स वाई और जेड। तो सेल्स, सेल्स क्या हो जाएगा, सेल्स है यूनिट, पर यूनिट बेसिस पे करेंगे। ये देखो सेल्स है हम लोगों का, ये रहा 312 400, 312 400, पर यूनिट ही निकालना पड़ेगा ना आफ्टर ऑल, तो पर यूनिट से ही सारा चीज करना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट में लेस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मेटेरियल कितना है, डायरेक्ट मेटेरियल है ऊपर मिल जाएगा, ये देखो 160 120 80, 160 120 और 80। डायरेक्ट लेबर में डिपार्टमेंट ए का होगा एक और डिपार्टमेंट बी का होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ए में 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 10 40, 4 इंटू 5 20। डिपार्टमेंट बी का 8 इंटू 6 48। अच्छा, 8 इंटू 15 120, 8 इंटू 11 88, ठीक है। अच्छा, और वेरिएबल ओवरहेड था, ये देखो वेरिएबल ओवरहेड था 8 20 12, वेरिएबल ओवरहेड 8 20 और 12। तो यहां से हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन, एक्स वाई और जेड। यहां पर आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 312 माइनस 160 माइनस 24 48 और 8, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले वाला 72, ठीक है। दूसरा वाला आ जाएगा 20 20 40 140 180 300, मतलब 100 हो गया, 400 माइनस 300 ये हो जाएगा 100, और ये हो गया 80 20 100 100 और ये 100 200 200 माइनस 240 मतलब 40, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 आ गया। अच्छा, अब अगर हमें बोला है कि हम लोग का जो कंस्ट्रेंट क्या है, लेबर, ठीक है। लेबर जो है वो आवरली बेसिस पे काम करता है, तो हमें आवरली बेसिस पे ही लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिपार्टमेंट ए में आवर्स कितना कितना है 6 10 और 5। अच्छा, कहाँ पर कंस्ट्रेंट है, डिपार्टमेंट ए में ही है, बी में नहीं है, तो डिपार्टमेंट ए का ही ले लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ए का आवर्स जो है एक्स के लिए है 6 और वाई के लिए है 10 और जेड के लिए है, ये देखो ये देख के लिख रहे हैं 5, ठीक है। 5 इतने आवर्स जो है डिपार्टमेंट ए का लगता है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर हम लोग का जो कंस्ट्रेंट है वो अगर हम लोगों का डिपार्टमेंट ए में लेबर आवर्स है, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर आवर, ठीक है। तो 72 रुपीज कंट्रीब्यूशन होता है अगर डिपार्टमेंट ए में 6 आवर्स काम होता है, तो एक आवर्स में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 72, एक यूनिट में 6 घंटा लगता है, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना हो जाएगा, डिवाइड करो 12 और इसमें 10 और इसमें कितना हो जाएगा 8। देखो 72 ये क्या है, एक यूनिट पे एक्स का कंट्रीब्यूशन रुपीज है, ये रुपीज में है, ये क्या है, ये आवर में है, कि एक घंटा, एक यूनिट बनाने में 6 घंटा काम करना पड़ता है, 6 घंटे पे 72 रुपीज कंट्रीब्यूशन होता है। लिंक समझो कि एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन क्या है 72, एक यूनिट बनाने में टाइम लगता है 6 घंटा, तो अगर हमें कंट्रीब्यूशन को आवर में कन्वर्ट करना है तो 6 घंटे में कंट्रीब्यूशन जनरेट होता है 72 रुपीज, एक घंटे में कितना जनरेट होगा, है ना, एक घंटे में 12 रुपया। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पर एक घंटे में 10 रुपया, एक घंटे में 8 रुपया। तो बोलो सबसे बेस्ट कौन सा है, हम यहाँ पर रैंक दे देते हैं ताकि बार बार तुम लोग को पूछेंगे नहीं, ठीक है, बोलना भी नहीं पड़ेगा। बोलो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऐसे केस में रैंक दे दो, सबसे बेस्ट कौन सा होगा, फर्स्ट किसको रैंक मिलना चाहिए, A. एक्स, एक्स को।
है ना, ए नहीं है, एक्स है यहाँ पर, और सेकेंड वाई को, यहाँ सीरियली हो जा रहा है वो बात अलग है, और थर्ड जेड को। ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, ये उससे कम, और ये सबसे कम कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि प्रोडक्ट मिक्स हमारा क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रोडक्शन कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए दैट इज एक्स, फिर वाई, फिर जेड। अच्छा, अब बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स। अच्छा, अभी ये कंप्लीट तो हुआ नहीं है, आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स, ये तो हम लोगों ने सिर्फ रैंक दिया है, अब कितना कितना यूनिट वो देखेंगे। तो क्योंकि आवर्स से हमारा कंस्ट्रेंट है, तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास आवर्स कितने अवेलेबल है। जैसे वो उसमें दे दिया था कि मार्केट में 10,000 किलो मटेरियल अवेलेबल है, हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टाइम्स कितना अवेलेबल है, तो एग्जिस्टिंग आवर्स कितना है। एक्चुअली 10,000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, एक यूनिट एक्स बनाने में कितना टाइम लगता है, एक यूनिट एक्स बनाने में 6 घंटा लगता है, तो टाइम अवेलेबल कितना है 10,000 इंटू 6 प्लस टोटल टाइम निकाल रहे, ठीक है, टोटल एग्जिस्टिंग आवर्स। अच्छा, एक्चुअली 12,000 यूनिट वाई प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, और एक यूनिट वाई बनाने में 10 घंटा लगता है डिपार्टमेंट ए में। डिपार्टमेंट ए का ही निकालेंगे ना, बी में तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो उसके लिए क्या सोचना। 20,000 यूनिट जेड बन रहा है, और एक यूनिट जेट बनाने में 5 घंटा लगता है, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हो जाता है 10,000 इंटू 6 60,000, और ये हो गया 1,20,000, और ये हो गया 1,00,000, 2,80,000 आवर्स। अच्छा, प्रोडक्ट एक्स को कितना टाइम देना पड़ेगा, प्रोडक्ट एक्स इसमें से कितना आवर्स लेगा ही लेगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स कितना बनेगा, ये देखो हम लोगों ने ये वाला लिया ना 10,000, ये इतना एक्चुअली बन रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्स कितना यूनिट बनेगा, यहाँ पर ये प्रोपोज्ड है, तो क्या प्रोडक्ट टैक्स पूरा 12,000 बना ले, क्योंकि मैक्सिमम 12,000 ही बन सकता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा है, तो प्रोडक्ट टैक्स क्या 12,000 ही बना ले या उससे कम बनाएंगे। हम लोग मैक्सिमम 12,000 बना सकते हैं, तो 12,000 बनाए या उससे कम होगा, बोलो, ज्यादा तो नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। प्रोडक्ट एक्स हमें कितना बनाना चाहिए 12,000। 12,000, प्रोडक्ट एक्स जो है हम लोग 12,000 ही बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12,000 यूनिट। अब अगर 12,000 यूनिट बनाएंगे तो बोलो कितना आवर्स यूज हो जाएगा, टोटल 2,80,000 है, अगर 12,000 यूनिट बनाएंगे तो कितना आवर्स यूज हो जाएगा, आवर्स यूज्ड 12,000 इंटू कितना करके लगता है 6 आवर्स, बोलो कितना होगा 72,000 आवर्स, ठीक है। अच्छा, बचा कितना, बचे हुए आवर्स को यूज करेंगे बाकी तो प्रोडक्ट के लिए, 2,80,000 था टोटल, उसमें से 72,000 यूज कर लिया, तो बचा कितना 2,08,000 आवर्स, इतना बचेगा, ठीक है, 2,08,000। अब प्रोडक्ट वाई हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, वाई 16,000 है, क्या 16,000 बना सकते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाई इसका टारगेट है 16,000 यूनिट, क्या 16,000 यूनिट बना पाएंगे, जितना टाइम बचा हुआ है उससे देखते हैं, आवर्स रिक्वायर्ड 16,000 इंटू कितना करके है 10 यानी 1,60,000 आवर्स। क्या हमारे पास 1,60,000 आवर्स अवेलेबल है, देखो हाँ है, 2,08,000 है, तो 2,08,000 से 1,60,000 यूज कर सकते हैं, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 2,08,000 माइनस 1,60,000, 48,000, ये आवर्स बच रहा है। तो क्या 48,000 आवर्स से जेड जो टारगेट है क्या वो फुलफिल हो जाएगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, प्रोडक्ट जेड कितना टारगेट है, प्रोडक्ट जेड का टारगेट है 24,000, ठीक है, 24,000 यूनिट, आवर्स रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा ही होगा, क्योंकि 24,000 तो यूनिट ही, अगर 1 घंटा करके भी लगेगा, 2 घंटा करके लगने से भी नहीं होगा, 5 घंटा करके लग रहा है, ठीक है, ये अगर 2 घंटा करके लगता तो टारगेट फुलफिल हो जाता। तो 24,000 इंटू
5, ठीक है। 1,20,000 आवर्स चाहिए, ठीक है, आवर्स रिक्वायर्ड, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल, सो Z कैन बी प्रोड्यूस्ड, Z कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 48,000 आवर्स ही है, ठीक है। और एक यूनिट Z बनाने में 5 घंटा लगता है, तो कितना यूनिट बन जाएगा, 48,000 आवर्स अवेलेबल है, एक यूनिट बनाने में 5 घंटा लगता है, तो 9,600 यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि हमारे पास जिस तरह से आवर्स अवेलेबल था, रैंकिंग कर लिया हम लोगों ने, सबसे बेस्ट होगा एक्स को ज्यादा प्रोड्यूस करो, फिर वाई, फिर जेड। तो एक्स जितना टारगेट था वो पूरा फुलफिल हो जाएगा जो आवर्स अवेलेबल है, वाई जितना टारगेट था वो पूरा फुलफिल हो जाएगा, जेड जितना टारगेट था वो पूरा फुलफिल नहीं होगा। 24,000 में सिर्फ और सिर्फ 9,600 ही हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स का यूनिट के साथ हो गया, मतलब 12,000, 16,000 और 9,600, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रॉफिट होगा, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जो बेस्ट पॉसिबल हम लोगों का प्रोडक्ट मिक्स है। तो देखो प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स, वाई और जेड, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स तो हम लोग 12,000 यूनिट ही बना लेंगे, ठीक है, वाई 16,000 यूनिट बना लेंगे, और जेड जो है वो अभी अभी हम लोगों ने देखा 9,600 यूनिट ही बन सकता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग चेक करते हैं कितना होगा, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रखा था जिसके बेसिस पे रैंक किया था हम लोगों ने, 12, 10 और 8, नहीं सॉरी, ये तो कंट्रीब्यूशन पर आवर है, कंट्रीब्यूशन ये रहा 72, 100 और 40, 72, 100 और 40, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये है, तो 72, 100 और 40 इंटू करेंगे ना, ये क्यों नहीं इंटू करेंगे, ये भी कंट्रीब्यूशन है बट ये तो पर आवर है, तो मैंने तो आवर लिया ही नहीं है, आवर थोड़ी ना निकालना है, हमें पूछा है टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो एक्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ये 8,64,000, ये रुपीज में आ जा रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे मिल जाएगा, ये हो गया 16 लाख, और ये हो जाएगा 9,600 इंटू 40, 3,84,000। तो टोटल हो गया 28,48,000, ये हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन जब रहेगा तो हमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन किस तरह से लेना है, और फिर उसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल के रैंकिंग लगा लेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा हम लोगों का मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा, जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा जिस हालत में, वही मैक्सिमम जो है। देखो वैसे ये कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है, ये तो पर यूनिट के हिसाब से, वैसे तो 100 सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन से है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ए में ही लेबर फोर्स कंस्ट्रेंट हो जाता है तो हमें लेबर आवर बेसिस पे कंट्रीब्यूशन निकालना चाहिए जो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, जो टारगेट है पूरा फुलफिल करना चाहिए, बचा हुआ कुछ टाइम रहेगा तो देन ये टारगेट, देन ये वाला टारगेट फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। प्राची दीदी। अच्छा रोशनी, बाय मैम, बाय मैम। बाय।